एक बार में, वो उसकी प्रोसेसिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है लो प्रोसेसिव है, यानी कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और फिर टेम्पलेट से डिसोशिएट हो जाता है, फिर वापस रीबाइंड करता है, फिर कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, फिर डिसोशिएट हो जाता है। तो इसकी जो ये है प्रोसेसिविटी इसकी लो है। और सबसे इम्पोर्टेंट डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो जीन है उसका म्यूटेंट ई कोलाई का म्यूटेंट डिस्कवर किया गया था, और वो ई कोलाई का जो म्यूटेंट था वो वाइबल था, वो सरवाइव कर रहा था। तो अगर ई कोलाई के अंदर केवल एक डीएनए पॉलीमरेज होता और उसमें अगर म्यूटेशन हो जाता तो वो ई कोलाई जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता था। पर वो क्योंकि सरवाइव कर रहा था, इससे भी ये 3 रीजंस की वजह से ये क्लूज मतलब गैस थे, क्लूज भी थे कि और भी डीएनए पॉलीमरेज होने चाहिए। तो फिर उसके बाद में 1970s में जो है पॉलीमरेज सेकंड एंड थर्ड की डिस्कवरी की थी। थर्ड जो है वो मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। फर्स्ट जो है ये रिकॉम्बिनेशन में भी इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन में भी इन्वॉल्व है, इसमें क्या कहते हैं जो प्राइमर है उसको रिमूव करने के लिए भी ये उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो थर्ड मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। सेकेंड जो है ये भी रिपेयर डीएनए डैमेज रिपेयर में काम में आता है। और जो 1999 के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 डिस्कवर किए गए थे। ये दोनों भी जो है एंजाइम, अब इसमें से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का, तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो कि इनको कोड करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 को कोड करने वाला जो जीन है वो पॉलीमरेज ए है। सेकेंड को कोड करने वाला जीन जो है डीएनए पॉलीमरेज सी है, ठीक है। उसको डीएनए ई भी बोलते हैं। ये जो जीन है ये एक्चुअली जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये सिंगल सब यूनिट, जैसे यहाँ सेकंड में लिखा हुआ सब यूनिट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है उसमें 7 सब यूनिट्स हैं। जो थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, उसमें मोर देन 10 सब यूनिट्स हैं। तो ये जो पॉल ए है या पॉल बी है या पॉल सी है, ये अगर मल्टीमेरिक एंजाइम है तो जिसके पास में वो सब यूनिट जिसके पास में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड में 7 सब यूनिट है, तो डीएनए पॉलीमरेज ये जो पॉल बी एंजाइम जो है 7 में से वो सब यूनिट जिसमें पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी होती है उसको वो कोड करने वाला चीज है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलीमरेज सी जो है वो उसमें मोर देन 10 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट भी अकॉर्डिंगली फिर सबसे ज्यादा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी वो तीनों के अंदर है, तीनों डीएनए पॉलीमरेज में है। इसमें प्रूफ रीडिंग तो तीनों में है, और एक ये अनयूजुअल 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है, उसी डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो केवल डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास में है और किसी के पास में भी नहीं, ठीक है। ये केवल 1 के पास में ये एक्टिविटी, इस वजह से जो है ये प्राइमर को भी रिमूव करता है। प्राइमर जो है आरएनए का बना हुआ होता है, उस प्राइमर को ये रिमूव करने का काम करता है और साथ साथ में नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। सेम डायरेक्शन में जो है प्राइमर रिमूव हो रहा होता है और उसी डायरेक्शन में जो है डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा होता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि इनकी स्पीड न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, तो सबसे लोवेस्ट स्पीड जो है वो पॉलीमरेज 1 की है, ठीक है। पॉलीमरेज सेकंड जस्ट उसकी स्पीड डबल है पॉलीमरेज 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि हाईएस्ट स्पीड जो है जो वेरी करती है 250 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड टू 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की है, ठीक है। और प्रोसेसिविटी जैसे मैं बता रहा था, न्यूक्लियोटाइड्स एडेड, कितने न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है बिफोर पॉलीमरेज डिसोशिएट, टेम्पलेट से डिसोशिएट होने से पहले वो कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो उसमें भी हम देखें तो सबसे ज्यादा हाईली प्रोसेसिव जो एंजाइम है वो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। वो 5 लाख न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है या उससे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, फिर जाके वो टेम्पलेट से डिसोशिएट होता है।
और सबसे लो प्रोसेसिव एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ये तीनों पॉलीमरेजेस का कंपैरिजन था ई कोलाई के अंदर। और इनमें से अभी जैसे मैं बता रहा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के अंदर। तो उसके बारे में जैसा मैं बता रहा था कि ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। इसमें बहुत अलग अलग लगभग 12 तरह की सब यूनिट होती है, अलग अलग टाइप की। उनमें से अल्फा, अब ये जैसे जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये डाइमर की तरह काम करता है, तो वो होलो एंजाइम होता है। तो इसमें अल्फा जो सब यूनिट है वो दो होती हैं, और अल्फा सब यूनिट के पास में पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी मिलती है। जो एप्सिलॉन सब यूनिट है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मिलती है। थीटा इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये जो है तीन सब यूनिट अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा, ये कोर पॉलीमरेज एंजाइम बनाने का काम करते हैं। मेन जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी जिसके पास में कोर पॉलीमरेज, वो इससे बना होता है अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा से। उसके बाद में जो टॉ सब यूनिट है, गामा है, डेल्टा, डेल्टा डैश है, ये सारी जो सब यूनिट्स हैं ये क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स बनाती है। अभी आएगा क्लैंप क्या है, क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ठीक है। टॉ जो सब यूनिट है ये कोर एंजाइम के डाइमराइजेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। और काई सब यूनिट जो है एसएसबी से इंटरेक्ट करती है। साई सब यूनिट जो है वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है गामा और काई सब यूनिट से इंटरेक्ट करती है। बीटा जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सब यूनिट्स हैं उनमें अल्फा में तो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, बीटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है क्लैंप फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डीएनए क्लैंप रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल प्रोसेसिविटी। यहाँ पे हमने देखा था हाईली प्रोसेसिव एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, 5 लाख वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, तो उसकी प्रोसेसिविटी के लिए जो है बीटा क्लैंप रेस्पॉन्सिबल है। अब बीटा क्लैंप एक्चुअली किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है वो अभी मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो जितने सब यूनिट्स हमने यहाँ देखी है टेबल के अंदर, वो एक तरह से ये पॉलीमरेज थर्ड का व्यू है कार्टून के तौर पे। तो इसमें आप देखोगे जो कोर जो है, कोर जो जिसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है वो डाइमर है। ये जैसे डाइमर भी दिखाई दे रहा है। कोर जो सब यूनिट जो कोर जो स्ट्रक्चर है वो दो है यहाँ पर, और अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा का बना हुआ है। साथ साथ में उसके पीछे के साइड में जो है बीटा क्लैंप भी है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए डाइमराइजेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो टॉ सब यूनिट है। यहाँ पे भी उसके नंबर ऑफ मतलब दो टॉ सब यूनिट दिखाई दे रही है। उसके बाद में डेल्टा भी है, डेल्टा डैश भी है, गामा सब यूनिट भी है, बाकी और सब यूनिट्स भी हैं जो कि डायग्राम के अंदर नहीं दिखाई गई। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और नोट आप करोगे कि ये जो पूरा डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो फिजिकली एसोसिएटेड है डीएनए बी के साथ। डीएनए बी जो है वो हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। मैंने ये पहले भी उस दिन भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था जब मैं ये समझा रहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी डिसकंटिन्यूस मोड से होता है, कंटिन्यूस मोड से नहीं होता है। और उस दिन मैंने ये भी समझाया था कि डीएनए जो ऐसा नहीं होता कि डीएनए दोनों स्ट्रैंड जो है कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए और सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद में दोनों सिंगल स्ट्रैंड पे नया डीएनए सिंथेसिस हो, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख लो कि क्योंकि दोनों डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हेलिकेज के साथ में अटैच्ड है, यानी डीएनए जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, डीएनए अनवाइंड होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और बैक टू बैक जैसे जैसे वो अनवाइंड होगा साइमल्टेनियसली वैसे वैसे जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, मैं जैसे इस यहाँ पे टेबल में हमने देखा था टॉ है, डेल्टा और गामा, डेल्टा और डेल्टा डैश, ये क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करती है। तो ये जो है ये जो बीच वाला पोर्शन है ये जैसे यहाँ पे बीटा क्लैंप है ये ओपन कॉम्प्लेक्स में है। तो ये लोड करने का यहाँ पे जो बीटा क्लैंप है कोर सब यूनिट के पास में वो कहाँ से आया, उसको लोड करने का काम जो है ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स वो लोड करने का काम करती है। अब इतनी देर से हम ये बीटा क्लैंप के बारे में पढ़ रहे हैं क्या बीटा क्लैंप,
बीटा क्लैंप जो है जैसे आप जो है हम कपड़े अगर सुखाते हैं तो वो हवा से उड़ नहीं जाए तो उसके लिए क्लैंप यूज में लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये उसका एनालॉग ही समझ लो कि ये जो है ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। प्राइमर पे 3 प्राइम एंड पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है और कौन सिंथेसाइज कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, ठीक है। वो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से डिसोशिएट नहीं हो जाए उसके लिए जो है स्लाइडिंग। अब जैसे ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 प्राइम एंड पे एक्सटेंड कर रहा है, प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है, नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है, ठीक है। स्ट्रैंड बनाना और बनाते बनाते वो अगर डिसोशिएट होता है तो डिसोशिएशन, क्योंकि ये रिंग है, ठीक है, और ये रिंग जो है बीटा क्लैंप फिजिकली अटैच्ड है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ में, तो वो इस रिंग के वजह से ये रिंग जो है उसको एक तरह से उसको होल्ड करके रखती है डीएनए जो पॉलीमरेज थर्ड है। अगर ये बीटा क्लैंप नहीं होता तो ये डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो टेम्पलेट से डिसोशिएट कर जाता है। तो डिसोशिएशन को रोकने का काम कौन कर रहा है? बीटा क्लैंप कर रहा है, ठीक है। और एक चीज और है, बीटा क्लैंप जो है, अब जैसे हम है ना अंगूठी पहनते हैं तो कई बार होता है कि अंगूठी जो है अंगुली के अंदर फंस जाती है तो वो बड़ी फिर मुश्किल से निकालनी पड़ती है। तो अब ये बीटा क्लैंप जो है एक तरह से अंगूठी की तरह है। अब ये कंटिन्यूअसली आगे प्रोसीड करेगी और जब उसका एंड आ जाएगा, मतलब कहीं पे जब एंड हो जाएगा तो वो डिसोशिएट हो जाती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हुआ, उसके बाद में ऑटोमेटिकली उसमें जो है कॉन्फॉर्मेशन चेंज होता है और डीएनए पॉलीमरेज डिसोशिएट हो जाता है। पर ये जो क्लैंप है ये आगे प्रोसीड करता है और जहाँ पे एंड है डीएनए को वहां से वो डिसोशिएट होता है। वैसे यहाँ पे भी एटीपी हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म भी चलती है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म के जरिए भी ये जो डाइमर है या हेक्सामर है, ये तो हेक्सामर होता है, ये हेक्सामर जो है मोनोमेरिक फॉर्म में डिसोशिएट हो सकता है। पर मैसेज ये है कि ये बीटा क्लैंप है जो कि हाई प्रोसेसिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की, ठीक है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को टेम्पलेट से डिसोशिएट नहीं होने देती, इसी वजह से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हाईली प्रोसेसिव एंजाइम है। चलो अब ये कंप्लीट हुआ। अब इनिशिएशन पे जाए उससे पहले जो है कुछ और भी मुझे एक्सप्लेन करना था इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड, डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म से रिलेटेड। अब ये जो स्लाइड है, स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। डीएनए जो रेप्लिकेशन है उसकी जो मैकेनिज्म है, उसकी जो इक्वेशन है, वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ आप देखोगे अगेन वही एक्सप्लेन कर रखा उसी को मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये प्राइमर है, प्राइमर का 3 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड जो है इनकमिंग जो न्यूक्लियोटाइड है जो कि ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे देखो टी है, टी ए के साथ में बेस पेयरिंग करता है, तो सबसे पहले बेस पेयरिंग होती है, टी ए के साथ में बेस पेयर करता है। बेस पेयरिंग होने के बाद में जो 3 प्राइम एंड है उसका जो ऑक्सीजन है वो अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करता है। अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करने के बाद में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और साथ साथ में पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है और पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो जो एनहाइड्राइड बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। तो ये क्योंकि एनहाइड्राइड बॉन्ड एक और हाइड्रोलाइज हुआ, और ये भी मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था कि ये 3 फॉस्फेट हैं, इन 3 फॉस्फेट के बीच में 2 एनहाइड्राइड बॉन्ड है, एक इस साइड में एनहाइड्राइड बॉन्ड है, एक इधर एनहाइड्राइड बॉन्ड है। तो एक जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है तो उस केस में 2 एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है वो हाइड्रोलाइज होते हैं, तब डेल्टा जी जाके नेगेटिव हो पाता है, तब एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन पाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसका हाइड्रोलाइसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डेल्टा जी को नेगेटिव करेगा, उस वजह से डीएनए सिंथेसिस होगा। अच्छा एक मिनट, अब ये नेक्स्ट जो स्लाइड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है बेस पेयरिंग को।
कुछ कुछ पता नहीं स्टूडेंट जो है बोलते हैं कि पहले फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और फिर उसके बाद में बेस पेयरिंग होती है, ऐसा नहीं होता है। ये आप देखोगे ये टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट पे ये कुछ न्यूक्लियोटाइड है, जैसे जी है, ए है, जी के साथ में सी एसोसिएटेड है, ये प्राइमर है। प्राइमर का पूरा प्राइमर नहीं दिखाया हुआ है, टेम्पलेट भी पूरा नहीं दिखाया हुआ है। प्राइमर का ये 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड पे OH है। अब ये जो है टी जो है टेम्पलेट में आगे ए था, ए के साथ में टी आके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और जब वो सही बेस पेयरिंग अगर सही है ए और टी के बीच में, जैसे बेस पेयरिंग होती है, तो अगर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है तो जो अल्फा फॉस्फेट है उसकी पोजीशन ऐसे होती है कि वो 3 प्राइम ओ के नजदीक होता है और 3 प्राइम जो ऑक्सीजन है वो अल्फा फॉस्फेट पर अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे तो ये करेक्ट बेस पेयरिंग है। अगर इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड आ जाए, अब जैसे यहाँ ए के साथ में ए आ गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। डिस्टेंस ज्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो अल्फा फॉस्फेट है जो यहाँ पे 3 प्राइम OH के पास में होना चाहिए था, वो यहाँ पे OH के पास में नहीं रहेगा। और जब रहेगा ही नहीं पास में तो 3 प्राइम OH अल्फा फॉस्फेट पर अटैक कैसे करेगा। तो ये मैं उस दिन भी एक्सप्लेन कर रहा था, अभी भी मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेट है। एक्यूरेट क्यों है कि उसमें ये बेस पेयरिंग का भी रोल है, न केवल बेस पेयरिंग, बेस स्टैकिंग भी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, दोनों जो है डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बेस स्टैकिंग जो कि एक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है और बेस पेयरिंग जो कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। तो ये बेस पेयरिंग के रिगार्डिंग है मिसमैच। डीएनए पॉलीमरेज जो है थर्ड, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में कैसे डिफरेंशिएट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा होती है कंपैरिजन में इसके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो ऑल्दो 10 टाइम्स ज्यादा है राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर भी डीएनए पॉलीमरेज उसकी जो 3D स्ट्रक्चर, उसकी जो एक्टिव साइट है वो डिफरेंशिएट कर लेती है। अब जैसे कैसे कि अगेन ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के साथ में प्राइमर है, प्राइमर का 3 प्राइम OH है और यहाँ पे जी के साथ में जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो सी है। अब वो जो सी है उसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्टिव साइट है वहां पे डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स होते हैं, तो ये देख लेते हैं कि वो जो है राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर ही है। और जैसा अभी मैंने कहा अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी तो जो अल्फा अल्फा फॉस्फेट है वो 3 प्राइम OH के नजदीक रहेगा और जो है अटैक हो पाएगा अल्फा फॉस्फेट पे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जगह अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड आ जाए बाई चांस डीएनए पॉलीमरेज 3 की कैटालाइटिक साइट में, जैसे यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, जी और सी को दिखा है, पर यहाँ पे नंबर 2 पोजीशन पे OH ग्रुप एक्स्ट्रा है राइबो शुगर होने की वजह से राइबोन्यूक्लियोटाइड में, तो वो जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो फॉस्फेट है वो दूर हो जाएगा 3 प्राइम OH से। और ये 3 प्राइम OH जो है ऑक्सीजन पे अटैक नहीं कर सकता, उसको फॉस्फेट चाहिए था, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है। तो ये कुल मिला के इसका आंसर यही है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसकी एक्टिव साइट इस तरह से है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तभी बनता है जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एक्टिव साइट में आके फिट होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका वैसे नेट के एग्जाम में। ये जो मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूँ या कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, इनमें से बहुत सारी चीजें तो नेट के एग्जाम में पूछी जाती है। नेट है या गेट का एग्जाम है उसके अंदर पूछता है।
इसमें ये स्लाइड के अंदर ये शो करने की कोशिश की है कि डीएनए जो पॉलीमरेज है उसको मेटल आयन चाहिए होते हैं कैटालाइसिस के लिए। अब यहाँ देखो लिखा हुआ मेटल आयन ए, ये भी मैग्नीशियम का ही होता है, और मेटल आयन बी, ये भी मैग्नीशियम, दो दो मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होते हैं। और वो किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं कि ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके पास में जो 3 फॉस्फेट है उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए, उस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक फॉस्फेट चाहिए होता है मेटल आयन बी, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और मेटल आयन ए जो है ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, मतलब ये जो है यहाँ पे जो जो ऑक्सीजन है उसका जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है मेटल आयन ए की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के 2 मेटल आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। इसलिए जब पीसीआर मशीन, मतलब हम पीसीआर जब करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज तो डालते ही डालते हैं, उसके साथ साथ में बफर जब डालते हैं तो बफर में मैग्नीशियम होना चाहिए। और अगर बफर में मैग्नीशियम नहीं है तो MgCl2 जो है मतलब बाद में उसको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, ठीक है। इन जनरल जो है बफर के साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड आता है। तो ये है मैग्नीशियम आयन का रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट ये जो स्लाइड है ये अगेन मैं जैसे कह रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और उसके बाद में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वो गलत है। यहाँ पे भी आप देखोगे स्लाइड में क्या है कि ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, इसके पास में ट्राइफॉस्फेट है, जी है, और जी सी के साथ में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो अगर करेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए हैं, करेक्ट बेस पेयरिंग हो गई है, तो वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैटालाइटिक साइट में फिट हो जाएगा और 3 प्राइम OH जो है वो अल्फा फास्फेट को अटैक करेगा। साथ साथ में अभी जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि मैग्नीशियम आयन जो है वो एक मैग्नीशियम आयन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और बाकी जो है फॉस्फेट के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। एक बार जब करेक्ट बेस पेयरिंग हो जाती है तो उसके बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज है थर्ड, उसके पास में एक ओ हेलिक्स होता है। ओ हेलिक्स में यहाँ पे 3 अमीनो एसिड हैं, आर्जिनिन, लाइसिन एंड टायरोसिन। टायरोसिन एरोमेटिक अमीनो एसिड है, लाइसिन और आर्जिनिन ये जो है ये बेसिक अमीनो एसिड है। और जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं वो जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एक बार जब करेक्ट बेस पेयरिंग हो जाती है तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसको टाइटली बाइंड करने के लिए अब क्या होना है कि बेस पेयरिंग होने के बाद में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है। 3 प्राइम OH जो है अल्फा फास्फेट पर अटैक करेगा और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने से पहले वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो अपनी पोजीशन पे ही रहे, वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं। उसको टाइटली बाइंड करने के लिए ये 3 एमिनो एसिड काम में आते हैं। आर्जिनिन और लाइसिन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो अगेन फॉस्फेट के नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्ट करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं अपनी पोजीशन पे। और जो टायरोसिन है क्योंकि वो एरोमेटिक एमिनो एसिड है, उसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो एरोमेटिक एमिनो एसिड का जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो जी जो है, जैसे यहाँ जी दिखाया है, और नाइट्रोजनस बेस वो है वो भी एरोमेटिक क्या कहते हैं नेचर के होते हैं। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है। तो यहाँ पे जी जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है और यहाँ 3 फॉस्फेट स्टेबलाइज हो जाते हैं और साथ में जो ऑक्सीजन का है नेगेटिव चार्ज वो स्टेबलाइज हो जाता है। मैंने एक बहुत पहले सवाल पूछा था शायद कि डीएनए जो पॉलीमरेज है उसको प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए जब बनाता है तो उसको पहले से प्री सिंथेसाइज प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये किसको स्टेबलाइज कर रहा है। ये जो इनकमिंग यहाँ पे जो जी आया है
उसको वो उसको ग्रिप कर रहा है, उसको बाइंड कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ में एक मैग्नीशियम आयन है जो कि ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। ये 3 प्राइम OH ग्रुप किसने प्रोवाइड किया है? यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसने प्रोवाइड किया है। तो डीएनए पॉलीमरेज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये एट टाइम एक न्यूक्लियोटाइड को हैंडल कर सकता है। जो यहाँ पे जो दूसरा जो 3 प्राइम OH है, वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होना चाहिए पहले से। वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पहले से उसका बना हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो वीक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज के कंपैरिजन में। आरएनए पॉलीमरेज एट ए टाइम 2 फ्री न्यूक्लियोटाइड वो होल्ड कर सकता है, उसकी कैटालाइटिक साइट स्ट्रांग है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज जो है एट ए टाइम एक फ्री न्यूक्लियोटाइड को ही होल्ड कर सकता है। मैं ये बता देता हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं कुछ कुछ गलत आंसर देते हैं। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बनता है, वो ट्रांसक्रिप्शन हो या क्या कहते हैं रेप्लिकेशन हो, दोनों में, फिर उसके बाद में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ जो है मैकेनिज्म की कुछ डिटेल्स थी। अब जो है क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार भी आप सभी स्टूडेंट से पूछा था, क्वेश्चन ये कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में क्यों प्रोसीड करता है? डीएनए रेप्लिकेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्यों नहीं होता? सपोज ये जो है जैसे टेम्पलेट है, इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इस साइड में भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेम्पलेट है और एक ये प्राइमर का टुकड़ा है छोटा सा। प्राइमर के टुकड़े में एक साइड पर उसका 3 प्राइम OH है, ठीक है, और दूसरे साइड में फॉस्फेट है 5 प्राइम। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ पे ये, और जो 5 प्राइम एंड है उस पे ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे जैसे ये जो फर्स्ट स्लाइड थी वही है एक तरह से, कि यहाँ पे जैसे 3 प्राइम OH जो है अल्फा फॉस्फेट पे अटैक कर रहा था और जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, और साथ साथ में पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहे थे और वो उसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। सेम ऐसा भी यहाँ पे भी हो सकता है कि 5 प्राइम एंड है ये प्राइमर का, तो यहाँ पे टी है टेम्पलेट में, ए जो है वो टी के साथ में आके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है उस केस में जो ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके पास में 3 प्राइम OH है, वो अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा। अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा तो ये जो पायरोफॉस्फेट है ये रिलीज हो जाएंगे। पायरोफॉस्फेट के बीच में जो ये एनाइड्राइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा और साथ में ये जो है यहाँ पे एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। चलो इसका जो आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसमें छिपा हुआ है कि जो फर्स्ट स्लाइड थी, फर्स्ट स्लाइड में ये मेंशन था कि जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो जो पायरोफॉस्फेट है उसका हाइड्रोलाइसिस होना जरूरी है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने पूछा था। कैसे? 2 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं, इसी स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पे टी है, टी जैसे टी था, टी के साथ में ए आके अटैक कर रहा है, ठीक है, और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं। वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग का रूल भी यही है, ए टी और जी और सी। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ ए की जगह गलती से जी आके अटैच हो गया, ठीक है, और जी इसलिए अटैच हो गया, वो अपने टोटोमेरिक फॉर्म में था, ट्रांजिएंट फॉर्म में था, और उसने फिर जो है टी के साथ में बना लिया, जो भी किसी भी वजह से, तो बाय मिस्टेक जो है जी आके जुड़ गया। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि अगर वो गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है, पॉलीमराइजेशन कर रहा होता है और गलत, जैसे यहाँ ए के साथ में सी आके जुड़ गया, तो ये बैक डायरेक्शन में, अभी तो पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा था, ये अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, और ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है उस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है और ये जो गलत न्यूक्लियोटाइड है वो हट जाता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आता है और फिर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। तो इस केस में अगर ये गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया
तो ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये गलत न्यूक्लियोटाइड जो है ये हटेगा और हटने के बाद में वापस पॉलीमराइजेशन होगा और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड होगा और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये तो था 3 प्राइम एंड पर अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम उल्टा 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, इस डायरेक्शन में ये जो यहाँ मैकेनिज्म दिखाई हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। 2 मिनट के लिए यहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, पर यहाँ जैसे ए और टी है तो सपोज यहाँ पे अगेन हम मान लेते हैं गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, सी ऐड हो गया। कौन सा न्यूक्लियोटाइड हो गया? सी ऐड हो गया और सी ऐड होने के बाद में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है तो अगेन ऐसा नहीं है कि 5 प्राइम एंड पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए था? 3 प्राइम ओएच ग्रुप चाहिए था और अल्फा फॉस्फेट चाहिए था और साथ साथ में ये पायरोफॉस्फेट का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोलाइज होना चाहिए था, वो हो जाता है और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन सकता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो बन जाएगा, पर अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, सपोज यहाँ पे गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, टी के साथ में जो है सी ऐड हो चुका है, तो वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करेगा और ये जो न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो गया उसको न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। ठीक है, सपोज रिमूव हो गया वो न्यूक्लियोटाइड, है ना, और रिमूव होने के बाद में करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा। जैसे यहाँ पे 2 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि वो गलत न्यूक्लियोटाइड था, वो रिमूव कर दिया उसने, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड था वो तोड़ दिया और गलत न्यूक्लियोटाइड जो है रिमूव हो गया। ठीक है, अब जब ये करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, ए के जैसे टी के अगेंस्ट ए आएगा, तो वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, देखो दोनों स्लाइड देखना। सपोज ये टी की जगह ए आना चाहिए था, सी है 2 मिनट के लिए, सी आया, सी के 3 प्राइम ओएच ने अल्फा फॉस्फेट पे अटैक किया, अल्फा फॉस्फेट पे अटैक होने के बाद में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना। फिर डीएनए पॉलीमरेज ने रिकॉग्नाइज किया कि वो गलत ऐड हो गया तो उसको रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद में करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आया है, वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड? क्या आंसर है? जो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया, आंसर ये है कि जब वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा प्रूफ रीडिंग में, तो यहाँ पर एक अल्फा फॉस्फेट बचा रह जाएगा। पहले क्या थे? पहले 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप था और 5 प्राइम एंड पे 3 फॉस्फेट थे। ठीक है, 3 फॉस्फेट होते हैं तब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन पाता है। अगर गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता और उस गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते, ठीक है, तो पीछे जो 5 प्राइम एंड है उसमें केवल एक फॉस्फेट बचा रह जाता। और अगर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड, जैसे यहाँ शो किया है कि करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, ए के साथ में टी आ रहा है, तो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड में जो 3 प्राइम OH है वो अल्फा फॉस्फेट पे कैसे अटैक करे? वहां पे 3 फॉस्फेट ही नहीं, 3 फॉस्फेट का तो होना बहुत जरूरी है। 3 फॉस्फेट होंगे तभी तो। अभी यहाँ पे 2 मिनट के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ क्या होता है। ये मान लो गलत न्यूक्लियोटाइड है, टी के साथ में जी है, टी के साथ में सी है, मान लो गलत न्यूक्लियोटाइड है, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटता है तो सी के पास में वापस ये OH, यहाँ सी के पास में क्या होगा? OH वापस रीजनरेट हो जाएगा, 3 प्राइम OH रीजनरेट हो जाएगा और जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आएगा, वो 3 फॉस्फेट लेके आएगा और 3 प्राइम OH जो है अल्फा फॉस्फेट पे अटैक करेगा, पायरोफॉस्फेट जो हाइड्रोलाइज होगा और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है वहां पर 3 प्राइम एंड पर, तो गलत न्यूक्लियोटाइड हटता है और 3 प्राइम OH रीजनरेट होता है और जो नया न्यूक्लियोटाइड आता है वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आता है, 3 फॉस्फेट लेके आता है
तब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। अगर 5 प्राइम एंड पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाए तो वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड तो हो सकता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बन सकता है, पर गलत न्यूक्लियोटाइड एक बार ऐड हो गया और उस गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज जो है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करे तो और तो फिर उसके बाद में करेक्ट न्यूक्लियोटाइड अगर आए तो वो जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहां पे 3 फॉस्फेट नहीं रह जाएंगे 5 प्राइम एंड पर। अब ये जो है ट्राइफॉस्फेट आ रहा है, इसके ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आ रहा है इसके पास में तो 3 फॉस्फेट है, ठीक है, पर जो यहाँ पे जो फॉस्फेट था उसके पास में मतलब 5 प्राइम एंड था उसपे तो एक ही फॉस्फेट रह गया, ठीक है। यही चीज जो है इस डायग्राम के अंदर शो की गई है, देखने की कोशिश करना। जो नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है 3 प्राइम एंड पर होता है, ठीक है। ये 3 प्राइम एंड है, प्राइमर का 3 प्राइम एंड है, ठीक है, ये प्राइमर है, टेम्पलेट नहीं दिखाया गया है, प्राइमर का 3 प्राइम एंड है। ये ट्राइफॉस्फेट है जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है, इसमें से पायरोफॉस्फेट रिलीज हो रहा है और अल्फा फॉस्फेट जो है बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 3 प्राइम ओएच के बाद प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो ये मोनोफॉस्फेट आया था वो ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, पर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के बाद में वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में से यहाँ से रिलीज हो रहा है, और जब वो हट रहा है यहाँ से फॉस्फेट लेके अपना हट रहा है तो 3 प्राइम ओएच वापस रीजनरेट हो रहा है और अब करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आ रहा है और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आके वो ऐड हो रहा है और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड अपने साथ में 3 फॉस्फेट साथ में लेके आ रहा है, तब वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये तो डीएनए रेप्लिकेशन नॉर्मल जो अभी मैंने समझाया 3 प्राइम एंड पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब ये उल्टा दिखाया कि 5 प्राइम एंड पे जो है डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे इनिशियली 3 फॉस्फेट है, ठीक है, ये नोटिस करने वाली है बात है कि इनिशियली यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, एक न्यूक्लियोटाइड आया। अच्छा, ये प्राइमर का 5 प्राइम एंड है, ठीक है, टेम्पलेट अगेन मैं कह रहा हूँ टेम्पलेट नहीं दिखाया गया डायग्राम के अंदर। इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आता है वो भी 3 फॉस्फेट लेके आता है, उसके पास में 3 प्राइम ओएच ग्रुप भी है, तो वो 3 प्राइम ओएच ग्रुप जो यहाँ पे जो 2 फॉस्फेट है वो रिलीज होते हैं। अल्फा फॉस्फेट जो है वो सॉरी ये रहा अल्फा फॉस्फेट, यहाँ पे जो अल्फा फॉस्फेट था यहाँ पे अल्फा फॉस्फेट उसके साथ में ये 3 प्राइम ओएच जो है वो बॉन्ड बना लेता है। अब 2 मिनट के लिए माना कि ये जो आया है न्यूक्लियोटाइड ये गलत है, इसलिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, तो ये हाइड्रोलाइज होता है यहाँ से बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड हाइड्रोलाइज होता है। तो जो जिस तरह से ये आया था ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में उसी तरह से ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में वापस चला गया और ये जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया। अब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया 5 प्राइम एंड पे एक ही फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट है। अब इसकी जगह करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आता है और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड वो 3 प्राइम ओएच भी है उसके पास में और वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पर जो है मोनोफॉस्फेट रह गया है, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए था, ठीक है। बात ये है कि ये जो टाइटल है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर डीएनए सिंथेसिस, तो 3 फॉस्फेट का होना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज और बता देता हूँ कि नेचर के अंदर ऐसा डीएनए पॉलीमरेज मतलब अगर होता 2 मिनट के लिए कि जो कि 5 प्राइम एंड पर डीएनए रेप्लिकेशन करता, तो ऐसा अभी जो मैं कह रहा था कि फास्फोडाइएस्टर तो बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जो है अल्फा फॉस्फेट चाहिए होता है और 3 प्राइम ओएच ग्रुप चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि 5 प्राइम एंड पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है डीएनए रेप्लिकेशन, पर एक बार जब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाए उसको ब्रेक नहीं किया जाता, फिर वो डीएनए पॉलीमरेज जो है ना कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ही शो करेगा, उसके पास में फिर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रूफ रीड जैसे ही वो करेगा वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो जाएगा। तो आंसर ये है कि नेचर में अगर 5 प्राइम एंड पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में जो डॉटर डीएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूस होंगे उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, उसमें वो जो हमने ये जो पढ़ा पिछली क्लास के अंदर कि
क्या पढ़ा था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हाईली एक्यूरेट है, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के वजह से। तो अगर 5 प्राइम एंड पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए तो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज को बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो अगर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बंद कर दे, केवल पॉलीमराइजेशन का ही काम करे 5 प्राइम एंड पर, तो इतना जो हाईली एक्यूरेट रेप्लिकेशन होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी मैकेनिज्म जो है, एक्यूरेसी जो है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। फिर उसे हम बोलेंगे एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा पर ये एक्सोन्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं होगी, तो एरर प्रोन जो है डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा। ये एचआईवी के केस में भी तो यही होता है कि वो जो है एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो उसकी जो सब यूनिट्स हैं प्रोटीन में एमिनो एसिड चेंज होते जाते हैं, और चेंज होते जाते हैं तो उसका वैक्सीन जो है वो इतना इफेक्टिव काम नहीं करता। तो अपना इवन ये कोरोना के केस में भी है। कोरोना के केस में ऐसा नहीं है कि उसका डीएनए पॉलीमरेज तो है ही नहीं, वो तो आरएनए जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पर डिपेंड करता है। पर कई वायरसेस हैं जो जो है जिनमें डीएनए रेप्लिकेशन जो है एरर प्रोन होता है, जिस वजह से जो है उसमें म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होती है उसके जीनोम में, और म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होती है, जीनोम जो है चेंज होता है फटाफट, तो फिर उसका वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो है पूरा था आज की क्लास में, इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में जो है हम डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है उसे स्टार्ट करेंगे, इनिशिएशन से स्टार्ट, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इसको करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है।